Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 10th क्लास के इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 4 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं जिनका रंग रूप, जिनकी प्रवृत्ति, जिनका नेचर, जिनका स्वभाव एक दूसरे से अलग होता है। तो जो इस पोएम के जो कवि हैं वो हमें इस पोएम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से उन सारे जानवर को पहचानने की बात कहते हैं। और साथ साथ जो ये कविता उन्होंने लिखी है वह एक मजाक के तौर पर लिखी है। ये एक हास्यास्पद ये कविता है जिसको आप पढ़ करके, सुन करके काफ़ी इंजॉय फील करेंगे, काफ़ी आपको हंसी भी आएगी। तो देखते हैं इस पोएम में क्या लिखा हुआ है और ये पोएम हमें क्या बताना चाहती है, उस पोएम का क्या भाव है, क्या अर्थ है। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले इस पोएम की कुछ आउटलाइन आपके सामने लिखी हुई है जो कि इस बॉक्स में है। तो इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है तो आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि दिस ह्यूमरस पोएम, यानी कि जो ये कविता आपके सामने लिखी है जो कि हास्यास्पद जो कविता है, सजेस्ट सुझाव देती है। सम डेंजरस वे, यानी कि कुछ खतरनाक तरीकों के लिए वो हमें सुझाव देती है। टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, और टू टेल, या फिर उन जानवरों को अलग अलग करने के लिए। वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को अलग अलग पहचानने के लिए, फिर उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें कुछ खतरनाक, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, वो तरीके हमें सुझाव देती हैं। रीड इट अलाउड, यानी कि इस कविता को आप जोर से पढ़ें। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, यानी कि एक मजबूत और लगातार लय को बनाए रखते हुए आप इस कविता को पढ़ें। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस कविता को पढ़ते हैं और ये देखेंगे कि जो ये कवि हमें बताना चाहते हैं कि आप इन जानवरों को कैसे पहचानेंगे, उनको एक दूसरे से अलग रखते हुए उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पहले स्टेंजा में लिखा है कि इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू, यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो इस स्टेंजा के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं, इफ़ एवर, अगर कभी, यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, कि अगर कभी आपको पूर्व के जंगलों में जाने का अचानक से कोई मौका मिलता है। पर बाय चांस का मतलब होता है कि अचानक से अगर आपको कोई मौका मिलता है पूर्व के जंगलों में जाने का। एंड इफ़, और अगर, देयर शुड टू यू एडवांस, कि अगर वहाँ पर आपकी तरफ बढ़े, अ लार्ज एंड टाउन बीस्ट, कि अगर आपकी तरफ वहाँ पर कोई बड़ा विशालकाय और भूरे पीले रंग का कोई जंगली जानवर आपकी तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर शुड टू यू एडवांस का मतलब होता है कि आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ आना, कि अगर वहाँ पर कोई विशालकाय, यानी कि अ लार्ज एंड टाउनी, एक पीले भूरे रंग का कोई जंगली जानवर आपकी तरफ बढ़ता है। एंड इफ़ ही रोर्स एट यू, कि अगर वो आपकी तरफ दहाड़ता है, आपके ऊपर गरजता है, एज यू आर डाइंग, कि वो इतना गरजता है कि जैसे कि आपकी जान निकले जा रही है, आप घबरा रहे हैं, आप थर थर काँप रहे हैं। यू विल नो, तो आप जान जाएंगे, यानी कि आप समझ जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, कि ये एशियाई शेर हैं। तो जो ये स्टेंजा है, इसमें जो कवि है वो हमें हास्यास्पद तरीके से, यानी कि एक मजाक के तरीके से ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपको बाय चांस, यानी कि अचानक से पूर्व के जंगलों में जाने का मौका मिलता है, और अगर आपके सामने कोई बड़ा विशालकाय और पीले भूरे रंग का कोई जानवर आपकी तरफ कदम बढ़ाता है और फिर वो आपके ऊपर दहाड़ता है, वो आपके ऊपर गरजता है, जैसे कि आपकी जान निकले जा रही है, आप डर रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे कि वो एशियाई शेर हैं। तो कवि हमें यहाँ पर एशियाई शेर को पहचानने का एक खतरनाक तरीका बता रहे हैं जो कि हास्यपूर्ण है, यानी कि पूरी हंसी से भरा हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो कवि अब आपको मरने के लिए भी कह रहे हैं कि अगर शेर आपके सामने आता है और आपके ऊपर गरजता है और जैसे कि आप मर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मरने के लिए भी कह रहे हैं और उस शेर को पहचानने के लिए भी कह रहे हैं। तो स्टेंजा नंबर 2 में कवि हमें एक सुझाव और देते हैं जंगली जानवर को पहचानने का, उसको समझने का। तो कहते हैं कि और इफ़, या फिर अगर, समटाइम, या फिर अगर कभी, किसी समय, व्हेन रोमिंग राउंड, यानी कि किसी समय इधर उधर घूमते हुए, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स टू यू, कि अगर एक सज्जन जंगली जानवर ग्रीट्स यू, आपका अभिनंदन करने के लिए आता है, विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन अ येलो ग्राउंड, उसके शरीर पर जो उसका शरीर है वो पीले रंग का है और उस पर ब्लैक स्ट्राइप, यानी कि काले रंग की
जो पट्टियाँ वो बनी हुई है, काले रंग की जो लंबी लंबी जो पट्टियाँ हैं वो बनी हुई हैं। ऐसे शरीर के साथ अगर कोई जंगली जानवर, एक सज्जन जंगली जानवर आपकी तरफ आता है और आपका अभिनंदन करता है, आपका अभिवादन करता है, जस्ट नोटिस, ज़रा ये नोटिस करेंगे, इफ़ ही ईट्स यू, कि अगर वो आपको खा लेता है, कि अगर वो आपको खाता है, दिस सिंपल रूल, तो ये साधारण सा नियम मे हेल्प यू लर्न, कि आपको सिंपल तरीके से सहायता देता है उसको समझने में, उसको जानने में। द बंगाल टाइगर टू डिस्टर्न, कि वो बंगाल टाइगर है, कि वो बंगाल का चीता है। यहाँ पर टू डिस्टर्न का मतलब होता है जानना, पहचानना, यानी कि अगर वह आपके सामने आता है एक पीले शरीर के साथ जिसके ऊपर काले रंग की पट्टियाँ बनी हुई हैं, और वह आपका आकर अभिनंदन करता है, वो आपको ग्रीट करता है, और फिर आपको नोटिस करना है कि वो आपको खा रहा है, तो आपको ये जो सिंपल सा जो नियम है ये आपकी सहायता करेगा ये समझने में कि वो बंगाल टाइगर है। टू डिस्टर्न, यहाँ पर टू डिस्टर्न का मतलब होता है जानना, पहचानना। अब आपके सामने स्टैंडर्ड नंबर 3, जिसके अंदर कुछ और भी तरीके आपके सामने हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे पहले कभी आपको 2 ऐसे तरीके बता चुके हैं जिसमें आपको मरना ही पड़ेगा और उसके बाद ही आप उस जानवर को पहचान पाएंगे कि वो जानवर कौन सा है। तो तीसरे तरीके में क्या बता रहे हैं कि ए स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर आगे बढ़ते हुए अ बीस्ट यू व्यू, कि आप एक जंगली जानवर फिर से देखते हैं, हुज हेड, जिसकी खाल, यहाँ पर हेड का मतलब होता है जिसकी खाल, यानी कि जो जानवर की जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, उसको हेड बोलते हैं। हुज हेड, जिसकी खाल, विद स्पॉट्स, उसके ऊपर धब्बे बने हुए हैं। इस पेपर, यानी कि जो धब्बे हैं वो काली मिर्च के समान हैं, यानी कि कोई ऐसा जानवर आपको आगे बढ़ते हुए नजर आता है जिसकी त्वचा पर काली मिर्च के समान काले धब्बे हैं। एज सुन एज, और जैसे ही हैज़ लेफ्ट ऑन योर, जैसे कि वो आपको घात लगाते हुए आपके ऊपर कूदता है, यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द लेपर्ड, की ये एक तेंदुआ है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और ऐसे अवस्था में आप दर्द से चीखें मारते हैं, चिल्लाते हैं, तो इसमें भी आपको कोई भला नहीं होने वाला है, इसमें भी आपकी कोई भलाई नहीं होगी। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह बार बार आपके ऊपर सिर्फ कूदेगा, जंप लगाएगा, यानी कि घात लगा करके आपके ऊपर बार बार वो कूदेगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आप एक अन्य जानवर को पहचान सकें। और आगे कवि कहते हैं कि इफ़ व्हेन, और अगर जब, यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, कि आप अपने आंगन में चारों ओर घूम रहे हैं, चारों ओर टहल रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहाँ पर आपको कोई जानवर मिलता है, कोई जीव मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको पूर्ण रूप से कठोरता से हग करता है, जो कि आपको गले लगा लेते हैं। बी श्योर, तो आपको यकीन हो जाना चाहिए, इट इज़ अ बेयर, कि यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कि अगर फिर भी आपको कोई संदेह रहता है, आई गेस, तो ये मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कि वो आपको फिर से बड़े प्यार से गले लगाएगा, आपका पूरा ध्यान रखेगा। क्योंकि जब भालू अपने शिकार पर हमला करता है तो वह उस शिकार को अपने बाहों में बड़े कठोरता से जकड़ लेता है और उसको बार बार उसको बड़े प्यार से छूता है, उसका ध्यान रखता है। और अगले स्टेंजा में कवि हमें कहते हैं कि दो यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, कि इन जंगली जानवरों को, यानी कि इन शिकारी जानवरों को पहचानने में, और नोविस माइट नॉन प्लस, कि एक नौसिखिया व्यक्ति उलझन में पड़ सकता है। यहाँ पर नॉन प्लस का मतलब होता है उलझन में पड़ जाना, और नोविस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ही कम जानकारी होती है, ना के बराबर जानकारी होती है। तो कवि हमें कहते हैं कि यद्यपि एक नौसिखिए व्यक्ति के लिए यह बहुत ही उलझन का काम है कि वो इन जानवरों को अच्छे से पहचाने। आगे कवि कहते हैं कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, और इस तरह से आप किसी लकड़बग्घे को एक मगरमच्छ से बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं, यानी कि आप उन दोनों में आसानी से अंतर बता सकते हैं। आगे इसमें कहते हैं कि हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, कि जो लकड़बग्घे हैं उनके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी एक मुस्कान होती है। बट लेकिन इफ़ दे वीप, अगर वे रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल, तो वे मगरमच्छ बन जाते हैं, यानी कि वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। वैसे तो वे बड़ी मुस्कुराहट के साथ आपके सामने आते हैं आप पर हमला करने के लिए, लेकिन अगर वे रोते हैं तो पूरी तरीके से वो घड़ियाली यानी कि झूठे आंसू भी बहाते हैं। तो ये भी एक पहचान है कि आप क्रोकोडाइल को और एक लकड़बग्घे को, हाइना को आसानी से पहचान सकते हैं। तो यह भी एक खतरों भरा एक सुझाव कभी हमें देते हैं कि हम इनको पहचान सकें। और अब लेते हैं अगला स्टेंजा और उसमें देखते हैं और
क्या तरीका कवि हमें सुझाते हैं। और अगले स्टेंजा में जो कि इस पोएम का लास्ट का स्टेंजा, इसमें हमें कवि बताते हैं कि द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, कि जो सचमुच का एक गिरगिट होता है, यहाँ पर कैमिलियन का मतलब होता है गिरगिट, कि जो सचमुच का एक गिरगिट होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक बिल्कुल छिपकली के जितना वह छोटा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, कि उसके पास कोई भी कान वगैरह कुछ नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही एक भी पंख होते हैं, यानी कि ना तो उसके कान होते हैं न ही उसके कोई पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, कि अगर आपको लगता है कि पेड़ पर कुछ नहीं है, दिस इज़ द कैमिलियन यू सी, तो आप वहाँ पर एक गिरगिट को देख रहे होते हैं। तो यही उसकी पहचान है कि आप गिरगिट को पहचान सके, कि जो एक गिरगिट होता है वह बहुत ही छोटा होता है, एक छिपकली के जितना उसका आकार होता है, और ना ही उसके कोई कान होते हैं, ना ही उसके कोई पंख होते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि पेड़ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक गिरगिट को आप देख रहे हैं, क्योंकि गिरगिट रंग बदलने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है। वो जिस जगह पर बैठता है, जिस वस्तु पर बैठता है, उसी के जैसा वो कलर अपने आप में ढाल लेता है। इसी की वजह से आपको लगता है कि वहाँ पर पेड़ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 4 पर स्टडी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि हम जंगली जानवरों को किस तरह से अलग अलग रख करके उनकी पहचान करेंगे। कवि ने हमें हर जानवर की एक प्रकृति, एक स्वभाव हमें समझाने की कोशिश की है कि अगर वो एशियन लॉयन यानी कि एशियाई शेर के बारे में बताते हैं, तो कहते हैं कि अगर आपको जंगल में जाने का मौका मिलता है और एक विशाल और एक पीले भूरे कलर का एक जानवर आपके सामने आ जाता है, और अगर वो आपके सामने आपके ऊपर दहाड़ता है, गरजता है, जिससे कि आपकी जान निकली जा रही है, आप घबरा रहे हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एशियाई लॉयन है, यानी कि एशियाई शेर है। आगे फिर वो कहते हैं कि अगर आपको बंगाल टाइगर को पहचानना है, तो आपको आगे बढ़ते रहना है, और आपके सामने कोई ऐसा जानवर रहेगा जो कि आपका अभिनंदन करेगा, जिसके पीले शरीर पर एक काले रंग की पट्टियाँ, धारियाँ बनी रहती हैं, और फिर वो आपको खाता भी है। तो ये जो सिंपल सा नियम है, ये आपको समझा देगा कि वे एक बंगाल टाइगर है। आगे इसमें फिर तेंदुए के बारे में बताया जाता है कि फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको फिर से एक जानवर नज़र आता है जिसकी पीली त्वचा पर एक काली मिर्च के जैसे धब्बे होते हैं, और फिर वो आपके ऊपर कूद पड़ता है आपका शिकार करने के लिए, आप पर घात लगाए हुए, तो फिर आपको समझ जाना है कि वो तेंदुआ है, क्योंकि वहाँ पर आपको चिल्लाने का भी कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। आगे फिर कवि हमें भालू को पहचानने का तरीका बताते हैं कि अगर आप अपने आंगन में घूम रहे हैं और आपको वो भालू नज़र आता है, तो वो आपको अपने बाहों में पूरी कठोरता से भर लेगा, क्योंकि उसका नेचर ये है कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो उसको बाहों में भर लेता है और उसको बड़े प्यार से छूता है, उसका पूरा ध्यान रखता है, जिससे कि आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक भालू है। आगे फिर कवि हमें यहाँ पर कहते हैं कि अगर एक नौसिखिया व्यक्ति है, यानी कि जिसको कम जानकारी है, उसे काफ़ी यहाँ पर गलतियाँ हो सकती है, वह इन सबको पहचानने के लिए काफ़ी उलझन में पड़ सकता है। यूँ तो एक मगरमच्छ को एक लकड़बग्घे से आसानी से आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि लकड़बग्घे के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है कि जब वो अपने शिकार पर हमला करता है तो पूरी स्माइल के साथ वो हमला करता है, और अगर वह रोता है तो वो घड़ियाली आंसू बहाता है, एक मगरमच्छ की तरह वो रोता है। तो ये उसकी पहचान बताइए कि इस वजह से हम लकड़बग्घे को पहचान सकते हैं। उसके बाद जो इसका जो लास्ट का स्टेंजा है, इसमें एक गिरगिट को पहचानने की बात इसमें कही गई कि जो गिरगिट होता है ये छोटे आकार का होता है, जिसके कोई कान नहीं होते, जिसके कोई पंख नहीं होते, और वह जिस जगह पर बैठता है तो उसी के रंग के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, जिसकी वजह से हमें वो नज़र नहीं आता है। फिर जो लास्ट की 2 लाइन है, इसमें कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, कि अगर पेड़ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है आपको, दिस इज़ द कैमिलियन यू सी, तो यही इसका मतलब है कि आप वहाँ पर उस गिरगिट को देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सामने होते हुए वो आपको नज़र नहीं आता है। वाओ, व्हाट अ पोएम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ। फॉर टुडेज क्लास हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, जिसमें हम इस पोएम के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे, और ये जानेंगे कि इसमें जो पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।